अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे तहरीक अदम एतमाद की कहानी में बड़े दिलचस्प मराहिल आ रहे हैं। आज बड़ी तवील मुशावरत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM की हुई है। एक मौके पर यह खबर आई कि मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं, जबकि MQM के जो रहनुमा हैं आमिर खान साहब, उनका ये कहना है कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और पूरी तसल्ली के बाद वो फैसला करेंगे। चौधरी शुजात साहब भी इस्लामाबाद जा चुके हैं और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि जो इत्तेहादी हैं वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फ़ैसला सुनाएंगे। अगर इत्तेहादी ये ऐलान कर देते हैं कि वो हुकूमत के साथ नहीं हैं तो उसके बाद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। एक तो हिकमत अमली ये है कि 27 मार्च को जलसा करने जा रहे हैं खान साहब, उसकी भरपूर तैयारियां हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो भी अपना लॉन्ग मार्च अब शुरू करने को है, लेकिन कुछ मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई है। कुछ प्लानिंग और यकसुई जो है वो अपोजिशन की नज़र नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो सदारती रेफरेंस है आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, उस पर समात भी हुई। जो रिमार्क्स आए सारा दिन आपने भी देखे, पाकिस्तान की आवाम ने भी देखे। अपोजिशन ये कहती है कि ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं हुकूमत की तरफ से, वरना इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं थी। आप समझते हैं कि आर्टिकल 63 है बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें तशरीह की ज़रूरत नहीं है? देखें, अपोजिशन तो ज़ाहिर है यही कहेगी और हुकूमत यही कहेगी कि हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, दुनिया में जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम रिवायात पर चलता है। बरतानिया में तो कोई आइन ही नहीं है, तहरीरी आइन नहीं है, सारा रिवायात ही गैर तहरीरी आइन की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। हमारे यहाँ जितनी कानून साजी हुई है किसी इक़दाम को, किसी अमल को रोकने के लिए, वो उतना ही बढ़ा है और वो कानून साजी नाकाफ़ी साबित हुई। मिसाल के तौर पर यही जो इशू है 63A(1)(a) का, अब देखिए, एक तरफ आइन का आर्टिकल है जिसमें रुकन असम्बली को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने की आज़ादी दी गई है और ये होना चाहिए। दूसरी तरफ ये आर्टिकल्स हैं जिसमें उनको पाबंद किया गया है कि जी वो बजट के मौके पर और वो फलां मौके पर अदम एतमाद और एतमाद के मौके पर पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ नहीं देंगे। अब इसमें जो मुस्लिम लीग नून ने एक नुक्ता निकाला है, जबकि ये मेरा ख़्याल है उस वक्त नहीं सोचा गया जब ये तरमीम हो रही थी और ये पाबंदी लगाई जा रही थी, कि अगर हर पार्टी मेंबर पाबंद हो जाए पार्टी फ़ैसले का, लीडर के फ़ैसले का, पॉलिसी का, तो फिर कोई जो हुक्मरान पार्टी है उसके ख़िलाफ़, उसके अंदर बगावत ही नहीं हो सकती, वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उसी सूरत में कामयाब होगी ना कि उसके अरकान बगावत करेंगे। लेकिन ये बात उस वक्त सोचने की थी कि इस तरह से आप जब पाबंद कर देते हैं तो कल को आपको मुश्किल पेश है। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन राना साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और सारी मुबाहिस में शरीक भी रहे हैं, उनके सामने होता भी रहा है। ये फ्लोर क्रॉसिंग, ज़मीर फरोशी, हार्स ट्रेडिंग की रोकथाम तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे जमहूरियत भी मुस्तहकम होती है, सियासी जमातें बेवकूफ़ होती हैं। लेकिन राना साहब, इस वक्त जो आपको ख़ुद फील हो रहा है कि उस वक्त जब ये पाबंदी लगाई जा रही थी 14वीं तरमीम में, फिर 18वीं तरमीम में उसको बरकरार रखा गया, तो उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि अदम एतमाद की तहरीक मुश्किल हो जाएगी? नहीं, देखें, ये जो मैं आपके सारा इंट्रो सुना है, फैसल साहब ने जो बातें की हैं उन पे भी मैं, आपने तो एक ही क्वेश्चन किया 63A वाला, लेकिन उस पर भी कुछ चीज़ें को कमेंट मैं करूँगा अगर आप पास टाइम हो। लेकिन जो आप 63A की बात कर रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग की, वो ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग का तो लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, लेकिन मुनासिब लफ्ज़ तो फ्लोर क्रॉसिंग का ही है कि अगर वो एक शिफ्ट करता है अपनी पोजीशन किसी जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ है या जिसमें शामिल है, तो वहाँ से वो हटता है अपनी किसी भी सोच के तहत, तो उसको फ्लोर क्रॉसिंग की जो क्लास है 63A की, उसमें शाह साहब सज़ा दी हुई है, कंसिक्वेंसेस उसके हैं, उसमें पीनल जो उसका एलिमेंट है उसमें दिया हुआ है कि आफ्टर दैट अगर वो अपना वोट पार्टी पॉलिसी या पार्टी सरबराह की डायरेक्शन से हटके करता है, वो 4 चीज़ें हैं उस पर करता है, वो बाकी आम लेजिस्लेशन में तो ये लागू नहीं होती। तो उसमें उसको
अपनी सीट से वहाँ लफ्ज़ है सीज टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। अब वो इतना क्लियर है और इतनी सज़ा उसको बड़ी दे दी गई है, लेकिन अगर कोई शख्स वो सज़ा कबूल करने को तैयार है, वो भुगतने को तैयार है वोट दे के, उसकी रीज़न जो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया का लफ्ज़ है, लेकिन अगर एक प्रेशर है किसी बंदे के जहन पे कि जो पॉलिसीज़ हैं उससे मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है या आम आदमी के हालात बुरे हैं, कल को मैंने इलेक्शन में जाना है, तो वो अगर समझता है कि मैं ये काम करूं और जो पॉलिटिकल उसकी अप्रोच है इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो इस वक्त हालात हैं, तो साथ ही साथ वो बहुत बड़ा, ये छोटी बात नहीं है जिसको हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि वो अपनी असम्बली की सीट से महरूम हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी है। अगर इसके बावजूद भी अगर मेंबर समझता है कि मुझे जाना चाहिए अपनी उस पार्टी पॉलिसी या पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उसका फैसला होता है। राणा साहब, ये जो हम सुनते थे कि जो सीट होती है वो पार्टी की अमानत होती है, तो क्या उसको पहले अमानत वापस करके नहीं जाना चाहिए कि आप पहले इस्तीफ़ा दे, अवाम में जाए, उसके बाद दोबारा इलेक्ट आके हो जाए? यानी वो बजाय इसके कि वोट करके हुकूमत गिराए, इस्तीफ़ा दे के हुकूमत के गिरने का सामान करे ताकि वो ज़मीर उसका मुतमईन हो कि मैंने तो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, उसकी कीमत अदा कर दी। देखिए, आप जो बात करते हैं उसमें मैं समझता हूँ ये जो अभी मेंबर्स पीटीआई के सामने आए हैं उसमें शाह साहब कमो बेश काफ़ी सारे मेंबर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए अगेंस्ट पीटीआई जो इनका कैंडिडेट था। बल्ले का वोट पड़ा है उस बंदे को जो हार गया इन लोगों से जी। इनको वोट पड़ा अपनी इंडिपेंडेंट थे, अपनी सोच का, अपनी खिदमत का। तो मैं समझता हूँ उन पे ये लागू किस तरह हो गया, वो पार्टी की सीट किस तरह होगी। वो तो उसने ज्वाइन कर लिया आके कि हालात देख के कि भाई ठीक है मैं जीत गया हूँ और अब मुल्क को आगे लेके चलना है, सिस्टम को आगे लेके चलना है। और मैं अगर पीटीआई में जाता हूँ तो जो खान साहब उस वक्त कहते थे, तो खान साहब उनको मायूस करते हैं, तो वो मैं समझते हैं ऑल द राइट, वो वोट पीटीआई का तो है ही नहीं ना, सीट पीटीआई की है। तो इसलिए इसमें बड़ा आप उसको नहीं कह सकते कि ये ठीक है। राणा साहब ज़रा सियासी मामलात पे भी आते हैं, ये तो कुछ तकनीकी बातें थी। खान साहब कहते हैं जी सरप्राइज़ दूंगा मैं आपको। दूसरी जानिब ये इत्तलात के चौधरी निसार अली ख़ान की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, सरप्राइज़ क्या हो सकता है? और क्या चौधरी निसार अली ख़ान आप समझते हैं सारी उम्र नून लीग में गुजारने के बाद खान साहब से सियासी हाथ मिलाएंगे? देखिए, जो आपने पहला क्वेश्चन किया है कि क्या आपका क्वेश्चन था पहला, जो सरप्राइज क्या देनी है? देखिए, आप भी समझते हैं, आप फैसल साहब अरशाद साहब बैठे हुए हैं, एक सिचुएशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी लूज़ कर गया मेजॉरिटी, 172 वोट उसके पास नहीं रहे। उसके अपने जो मेंबर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमने इस मोशन के हक में वोट देना है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देना है, वोट आउट करना है इनको। दूसरी तरफ इत्तेहादी, जो इनके इत्तेहादी लफ्ज़ है अलायंस, इत्तेहादी जो थे वो उन्होंने एक दिन ही कहा कि सारे जो इस वक्त सिनेरियो है या मोशन मूव हुई है उसमें हम गवर्नमेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। मीनिंग भाई कि वो इनके साथ तो नहीं कह रहे, लेकिन अभी हमारा अपोजिशन के साथ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो वो लूज़ कर गया है मेजॉरिटी। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, जो आप बात कर रहे थे अरशाद साहब, बड़ी काम की बात इन्होंने की है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जहाँ आइन, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर और उसके साथ साथ ट्रेडिशंस, रवायत, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है, रवायत पे भी चलता है। तो ये काफ़ी सारी और बाज़ जो इस किस्म की ट्रेडिशंस होती हैं या वो उधर रवायत होती हैं, वो बिकम आलमोस्ट लॉ या रूल्स बन जाते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि सरप्राइज़ उन्होंने देना है सिचुएशन में, एक ही क्वेश्चन है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के पास, मैं कहना चाहता पार्लियामानी सिस्टम में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर अवाम तड़फ रही है, अवाम शोर पा रही है और कहती है कि हम सड़कों पे आते हैं,
या कहते हैं कि जी ये हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, तो उनको चाहिए कि वो रिज़ाइन करें या दोबारा लोगों के पास चले जाएं। लेकिन राणा साहब सड़कों पे तो खैर अगर अपोजिशन के साथ लोग आ रहे हैं तो वो हुकूमत की कॉल पे भी सड़कों पे आ रहे हैं। निसार अली खान साहब से मुतालिक राणा साहब पहले वो मुकम्मल कर लूँ फैसल साहब जी। वो सेंस में मैं ये कहता हूँ कि जब ये महसूस हो, वो तो एक मैंने अलहदा बात की है ना कि लोग अगर आ जाए जी 172 प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है, उसमें ही शुड रिजाइन, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई भी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल नॉर्म्स या पार्लियामेंट्री नॉर्म्स या वैल्यूज एथिक्स हैं और ये सिस्टम चलता ही तभी है, वरना ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है जिस तरह गड़बड़ होते हैं जी। दुनिया में जहाँ भी ये सिस्टम है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, वहाँ हम देखेंगे कि अर्ली इलेक्शन और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के आते रहते हैं, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, उनके देख लें आप, उठा के देख लेंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ जब ये लूज कर गए हैं मेजोरिटी तो ही शुड रिजाइन कि मैं सरप्राइज दूंगा। भाई सरप्राइज तो एक ही है कि आप जलसे करें, जिस तरह आज एहसन इकबाल साहब का मैं सुन रहा था कि आप 20 लाख का जलसा कर लें, असेंबली फैसला होना है असेंबली में 172 आपके पास है या नहीं। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिंपल है। उसमें क्योस क्रिएट करना, प्रेशर डालना, पटवारियों से बंदे लाना, ये सिटिंग गवर्नमेंट जिस तरह कर रहे हैं, हाफिजाबाद में जलसा हुआ, मेरे जिले से पटवारी जलसे लाए, रिटर्न लेटर गया उनको कि बसें लेके जाएं असिस्टेंट कमिश्नर डीसीज के। जी जी नहीं हो, ये म्यार नहीं है। अगर इस पे जाना है इमरान खान साहब ने तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो असेंबली डिसॉल्व करें और मैदान में आ जाए। अगर अवाम इनके साथ है जो बड़ी बढ़ के नहीं, लेकिन राणा साहब आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया असेंबली डिसॉल्व करने का। आपने आदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी, वरना वो कर ही देते। करते ना जी, पहले करते, इनको पता था, सब पता था, ये खुद गंद डाल रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैंने अरशाद साहब ये फेयर मेरा कमेंट नहीं है कि इस वक्त इट इज हाई टाइम कि ये अपनी पॉपुलैरिटी जज कर ले कि जी मेरे पास तो सारी दुनिया मेरे साथ है तो मैं दोबारा आ जाता हूँ। तो ये तो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि स्पिरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी वो आपने चौधरी साहब का पूछा जी साहब, नून में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है, दे आर फेमिलियर और बड़े वो इसमें हैं, नून के में रहे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका मिजाज और इमरान खान का मिजाज मिलता नहीं है। अच्छा, तो क्या फैसला कर देंगे? मेरे साथ तो मेरा नून लीग में वापसी की गुंजाइश है उनकी? 2 साल से कोई राब्ता नहीं है नून में। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो लीडरशिप फैसला करेगी अगर उनकी ख्वाहिश हुई तो अभी मेरा हाल है नो, इट्स टू लेट आई थिंक। राणा साहब ये फरमाएं कि ये जो ज़मीर की आवाज़ पर या अवाम के दबाव पर लोग अलग हुए हैं, जब ये शामिल हो रहे थे इनमें से ज़्यादातर लोग इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो आपकी पार्टी ये कहती थी कि इनको सेलेक्टर्स शामिल करा रहे हैं। तो अब ये अलग जो हुए हैं तो ये भी कोई सेलेक्टर्स का उसमें किरदार नज़र आता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये ज़रूर है कि जो बाज़ गश्त है या सुनी जा रही है कि न्यूट्रल, तो वो मेरा अब उनको शायद रियलाइज़ हुआ है कि हमें सियासत में नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए। तो वो उनका मेरा DGSPR का भी एक स्टेटमेंट था कि हम सियासत से अलग थलग हमें रखा जाए। मेरा हाल वो बात है। लेकिन जो मुझे अभी इससे याद आया अरशाद साहब, शेर शीद अभी आपने सुनाया कि ये लोग वो जो पार्टियां बदलते हैं, भाई तुम तो बात ना करो। अच्छा, तुम वो शख्स हो जिसने कितनी पार्टियां बदली हैं। तुम PMLN में थे, आप Q में थे, आप PTI में थे, आप अवामी पार्टी बनाई, आप क्या बात करते हैं यार खुदा के लिए। ये तो वो लोग बात करें जो 40 साल से एक पार्टी में खड़े हैं या जब से सियासत शुरू की या 20 साल से 10 साल से वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम तो कहें कि यार ये ना करें काम, ये बड़ा इमोरल है या गलत है। राणा साहब कल आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इजलास में? ये इजलास कंटिन्यू करेगा या फातह खानी के बाद इजलास मुलतवी हो जाएगा और फिर पीर को या मंगल को होगा? ये तो स्पीकर पे ही है, लेकिन हमारा तो यही है कि पहले भी उसने वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन की, स्पीकर ने। अच्छा, जब 14 दिन में करना था नहीं किया उसने,
वो मेरा 17 दिन या 17-18 डेज की बात कर रहा है, जो कि वायलेशन है क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन की। अब भी उसको सबसे पहले ये टेकअप करना चाहिए मोशन हमारी। अगर वो कोई फाउल प्ले करता है या फिर उसी तरह की वायलेशन करता है तो उधर हम देखेंगे क्या होता है फिर असेंबली में। लेकिन रूटीन तो यही है कि वो टेकअप करे और उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर उसका फैसला कराए। ये लीगल प्रोविजन। राणा साहब, जब ये आप पेश करेंगे करारदाद, अगर कल टेकअप होती है तो इस पर भी वोटिंग होगी या बस उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी? जी, इस पे भी होनी है, क्योंकि जो लीव है ना वो लेनी है पहले इस मोशन को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, तो वो लीव जो है वो मेजॉरिटी के साथ होनी है, कि मेजॉरिटी वोट के साथ। लेकिन वो उस तरह की वोटिंग नहीं होनी जिस तरह मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर या मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर? प्रेजेंट मेंबर, ये प्रेजेंट मेंबर से होने। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट मेंबर तो यही है ना कि ये क्योंकि इशू ऐसा है जी, इसमें फुल प्रेजेंस हो सकती है। सही। लिहाजा हमें वो अगर उस हिसाब से देखें तो 172 हमें चाहिए अगर ये फुल प्रेजेंस होती है तो, क्योंकि मेजॉरिटी हाउस की 172 बनती है जी। क्योंकि इशू ऐसे इसमें लगता तो ये है कि सारे लोग आएंगे जी। तो लेकिन है ये, और उस किस्म की वोटिंग भी नहीं जिस तरह मोशन पे वोटिंग फाइनल होगी प्राइम मिनिस्टर के उस मोशन के हक में जी। तो वो और वोटिंग है तरीकाकार, वो तो डिवीजन होएगी, लॉबी में भी जाएंगे हम। लेकिन ये तो उधर ही खड़े हो जाएंगे या वैसे ही खड़े होकर काउंटिंग कर लेंगे। कल अगर राणा साहब हाउसफुल होता है तो इसका मतलब आपको 172 नंबर दिखाने होंगे फिर? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ ना। या ये भी हो सकता है कि ना अलाइज जाएं, दूसरे लोग भी ना जाएं, तो वो उनकी अक्सरियत ही 140 पे आ जाए, वहाँ पे मतलब उनकी हाजिरी 140 पे आ जाए, तो हम तो 162 है। ये इम्कान मौजूद है? आपकी कोई बात हुई है कि एलाइज कल शामिल ना हो इजलास में? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ ना कि क्या क्या हो सकता है। तो आपके कोई मेंबर भी गैर हाजिर रह सकते हैं? सारे अटैक्ट हों, देखे ना उनके बंदे 20-25 तो ओपनली उनको छोड़ चुके हैं जी। अगर सारे इंटैक्ट हो, सारे के सारे, तो उनके मेंबर बनते 176 के करीब। तो अगर ये भी तो हो सकता है ना ये सारे जाएं तो हमारे साथ खड़े हों, जो हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर को उनकी पॉलिसीज के साथ के जिनको इख्तलाफ है। तो कल मैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था कि 172 चाहिए, लेकिन मोशन की लीव के लिए प्रेजेंट जो होंगे उनकी मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता जिस तरह सेनेट में हुआ था कि जी मोशन की लीव के लिए वोट पूरे हों बाद में कम हो जाएं? ये इम्कान नहीं है? ये नहीं है, बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो आप देखें होता क्या है उधर। अभी तो कुछ लोग नहीं मीडिया पे आए, अच्छा, वो आपके देख लेंगे किस तरह होता है सर। तो आपके मेंबर तो कोई गायब नहीं होंगे ना? अच्छा, मैं बात करूं पहले तो नो, वो नहीं कहते एब्सोल्युटली नो, नॉट। अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों जाएंगे उधर एक डूबती कश्ती, और फिर हमारी जिस कमिटमेंट के साथ लोग खड़े रहे हैं। लेकिन दूसरी मैं आप बात करना चाहता हूँ, ये जो आपने हमारी बात की है, शेख शीद भी आज कह रहा था, पहले इनका डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब भी कह रहे थे कि अपोजिशन के भी हमने बंदे तोड़े 8-9। अच्छा, ये अभी शेख शीद का आपने, यार वो ऑस्ट्रेडिक नहीं है, ठीक, वो बेसुली नहीं है। ये बड़ा प्रिंसिपल पॉइंट है आपका। वैसे वो बड़ी खरीद नहीं आप रहे या उनको लालच नहीं दे रहे। अगर इफ सो मैं शाह साहब, ये किस किस्म के लोग हैं कि ये खुद कह रहे हैं हमने तो बंदे अपोजिशन के तोड़े हुए हैं। यार एक पास ही आप आगे कहते हैं देखें जी दुहाई दुहाई दुहाई, बादशाह जराऊं दुहाई मर गया। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी MP हमारे इन्होंने तोड़े हुए हैं। यार आप खुदा के लिए किसी जगह ठहर तो जाएं। आपने सीखा हुआ है कि बेसूल आपने कहलाना है, आपने झूठा कहलाना है, आपने नाहल और फाशिस्ट कहलाना है। आप किस किस्म के लोग हैं यार? एक लाइन ले, उस पर आप खड़े रहे। मोरालिटी की लाइन लेनी है तो कहेंगे जी नो, हमें जो मर्जी हो जाए, हम कोई बंदा किसी का नहीं लेंगे। पंजाब में क्या किया हुआ है, पीपल्स पार्टी के 3-4 MP है, 5-6 हमारे भी लिए हुए हैं। यार किस मुंह से आप बात करते हैं? ठीक साहब, कभी ये भी बातें किया करें ना कि ये हो क्या रहा है। जी जी, ये उनके जब मेंबर होते हैं तो उनके साथ यही बातें हम करते हैं। हम उनसे यही पूछते हैं कि हो क्या रहा है। वैसे आज जहां वो खड़े हैं, कल आप वहां खड़े थे।
तो ये तो ऐसे ही है, बस जगह ही बदल रही है सर, निज़ाम नहीं बदल पाया। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना तनवीर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं। जो कानूनी और आइनी मामलात पे हुकूमत ने तैयारी कर रखी है, क्या उससे हुकूमत को कोई फ़ायदा होने वाला है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद साहब, कल के इजलास का जो आगाज़ हो रहा है उसमें अगर हुकूमत के इत्तेहादी नहीं जाते तो ये इत्तेहादियों की डायरेक्शन जो है, वैसे तो बहुत सी बातों से डिफ़ाइन होती है, लेकिन फिर लगता है कि शायद हुकूमत के साथ हैं। तो कल पार्लियामेंट में अगर प्रेजेंस नहीं है इत्तेहादियों की, तो क्या डायरेक्शन उनकी वाज़ेह हो जाएगी कि दे आर विद अपोजिशन? देखें, अगर तो कल इत्तेहादी नहीं जाते तो साफ जाहिर होगा कि जी वो हुकूमत के साथ नहीं है, तो और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और एक लिहाज से वो अनाउंसमेंट होगी जी कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। ये उस सूरत में है कि अगर कल वाकई मोशन पेश होती है जी, टेकअप करते हैं स्पीकर, अगर वो इजलास होता है, फातिहा खानी होती है, मुलतवी कर दिया जाता है, तो फिर तो ज़रूरत भी नहीं होगी उसकी, या ये चीज़। और अगर जाकर हुकूमत मुखालिफ वोट दे देते हैं, अब ये होगा कि जब ये टेकअप होती है तो जिस तरह राना साहब बता रहे थे, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जी पहले आपने वो मोशन पेश करनी होती है, उसके हक़ में वोट लेने होते हैं और वो 172 यानी करने होते हैं। अब इस मौके पर अगर हुकूमत तहरीक को नाकाम नहीं बनाती या नहीं बना सकती तो फिर आगे कोई इम्कान नहीं है कि वो उसको नाकाम बना सके। नहीं, ये तो पहले हुआ है ना, तहरीक पे 64 थे, बाद में 52 निकले। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो अपोजिशन का कहना ये है कि ये इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं था। पहली दफ़ा 3.5 साल में इमरान खान साहब को, उनके फाजिल साथियों को सियासी अपने बलबूते पर लड़नी पड़ रही, और यही असल में इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में वो कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये तासुर बिल्कुल दूर हो जाएगा कि इलेक्शन उन्होंने किसी के आसरे पर जीते, किसी के सहारे पर जीते और हुकूमत किसी ठीक है ये जरिए चलती रही। यही नुक्ता जो है, इस पे हम मज़ीद भी बात करते हैं। जो आज अदालत में समाअत हुई उस पर भी बात करेंगे, हुकूमत की हिकमत अमली पे भी। अली ज़फ़र साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सेनेटर साहब, अदालत वाले मामले पर तो हम आएँगे, लेकिन एक आप भी ज़रा रहनुमाई कर दें, जो करारदाद है तहरीक अदम एतमाद के लिए, उसकी मंजूरी के लिए क्या 172 अरकान शो करने लाजमी है अपोजिशन के लिए, या मेजॉरिटी जो प्रेजेंस मेंबर की है उसके ज़रिए ही वो मंजूर हो जाएगी? जी नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है उसमें आपको टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की, उसकी चूंकि तादाद का जिक्र किया गया है, इसलिए इनको 172 काउंट जो है वो लेके आना पड़ेगा असेंबली के अंदर। सर मोशन के लिए भी, मोशन पेश करने के लिए भी जी नहीं, मोशन तो देखें, मोशन तो रिक्विजिशन हो गई, मोशन के लिए तो आपको 20% चाहिए। नहीं, गुजारिश ये है कि इसको टेकअप करने के लिए टू लीव मोशन जो है उसके लिए भी तो अक्सरियत चाहिए ना। जी, उसके लिए कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई कि उसमें अक्सरियत चाहिए, आइन में तो नहीं मुझे नजर आई कोई ऐसी बात जी। वो तो एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया है जी। वो मोशन आएगी कल और उसके बाद वो उसको वोटिंग के वक्त बहरहाल जरूरत है इतने जो ओवरऑल टोटल मेजॉरिटी से कल टेबल हो रही है, क्योंकि अभी हमारे साथ थे मुस्लिम लीग नून के पुराने पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब, वो भी यही कह रहे थे कि जी वो मोशन ऐवान में पुट करने के लिए भी एक हमें हाउस की जो है मेजॉरिटी चाहिए, जो प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी हम शो करेंगे, फिर वो पुट होगी और उसके बाद फिर वोटिंग का मरहला जो है ये इसमें के लिए डिवीज़न ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वो आएगा मरहला वोटिंग का तो फिर डिवीज़न होगी। लेकिन बहरहाल ये फरमाएं, ये वाला एस्पेक्ट आइन में नहीं नज़र आया मुझे। अच्छा, मुमकिन है रूल ऑफ बिजनेस होंगे असम्बली के, तो रूल ऑफ बिजनेस
मुमकिन है हो, लेकिन जब सेनेट का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक्त उन्होंने शो किए थे 66 या 64 मेंबर, जो बाद में कम हो गए थे। तो उस वक्त भी यही हुआ था कि जी वो अक्सरियत उन्होंने शो की थी। बहरहाल ये एक कानूनी पहलू है, कल पता चल जाएगा। अब ये फरमाएं कि कल आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? ये इजलास जो है कल ही मोशन पेश हो जाएगी और इस पर बहस वगैरह शुरू हो जाएगी, रायशुमारी तो ज़ाहिर बाद में होगी, या कल जिस तरह शेख ऋषि साहब कह रहे हैं कि जनाब वो एक रुकन जो फौत हो गए हैं उनकी फातिहा खानी होगी, फिर मुलतवी हो जाएगा और फिर पीर या मंगल को इजलास होगा? ये देखें, ये बिल्कुल स्पीकर साहब को इख्तियार दिया हुआ है जी। ये बड़ी क्लियर बात है कि पहले 3 दिन तो उनको, जो पहले 3 दिन का सेशन है उसमें वो बेशक बाकी बिजनेस करते रहें, लेकिन 7वें दिन से पहले उन्होंने वोटिंग करानी है। ठीक है। तो इसलिए ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन जो है, ये 4 दिन, इसके अंदर वो किसी वक्त भी करा सकते हैं वोटिंग जी। ये इनकी मर्जी है, स्पीकर की मर्जी है। तो जिस तरह उन्होंने 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया और उसकी तौजीह पेश कर दी कि चूँकि वो असम्बली हवाले थी वजारत ख़ारजा के, तो इसमें भी कुछ स्पीकर के पास स्पेस है कि वो कोई और किसी और बहाने से या किसी और जवाब पर इसको 7 दिन से आगे ले जाएं? ये देखें, आइन में तो ये लिखा हुआ है कि 7 दिन से के अंदर करानी है, चौथे और 7वें दिन के अंदर। तो आइन की जो खिलाफ वर्जी है वो तो मुझे नहीं नजर आती कि स्पीकर साहब करेंगे। और जो पहले उन्होंने एक्सटेंशन की उसकी तो बहुत माकूल वजह थी शायद, जो उन्होंने कहा कि OIC की मीटिंग में हमने देखा भी कि वहाँ वो मीटिंग हो रही थी और वो हुई और वो जगह ही नहीं थी कि हम इजलास करा सकते, लेकिन ये इसमें आइन में कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। बहरहाल स्पीकर चूंकि वो कस्टोडियन होते हैं हाउस के, तो वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं नजर आता उसका कि वो कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो 7 दिन से आगे डिले करें। आइन तो बड़ा क्लियर है कि 7 दिन के अंदर कराना। अली ज़फ़र साहब, ये जो सदारती रेफरेंस है बेसिकली एक तजाद है आइन के अंदर के जो ज़मीर के मुताबिक वोट देने का, अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से वोट देने का हक़ है एक मेंबर को, उसको 63A में सल्ब किया गया है और उसको पाबंद किया गया है कि वो अपने सदर की या अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक वोट देगा, वरना वो नाअहल करार पाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये तजाद जो था ये उस वक्त जो कानून साज थे या आइन साज थे उनके मद्देनज़र नहीं रखा गया और उसकी वजह से अरकान को पाबंद कर दिया गया और आज ये कबाहत पेश आ रही है? देखें, जहां तक डिफेक्शन का ताल्लुक है, चूंकि एक जुरिस्प्रूडेंस है, एक फिलॉसफी है, और वो ये है कि अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट करके आते हैं या पार्टी के नॉमिनेटेड हैं, तो एक तरह से लोगों ने मैंडेट पार्टी को दिया है और आइन में उन्होंने इजाजत दी है कि आप बाकी मामलात पे तो अपनी वोट खुद इंडिविजुअल अपने ज़मीर के मुताबिक आप वोटिंग कर लें, लेकिन 3-4 ऐसे मामलात हैं जो आइन ने सोचा है कि ये ऐसे मामलात हैं कि इसमें आपको आपके अपने वोट की कोई हैसियत नहीं, आपके सिर्फ कलेक्टिव वोट की हैसियत है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट करते हैं, अगर पार्टी आपको कहती है कि नहीं वोट करना और आप कर लेते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है और उसके नताइज भी हैं। और एक नताइज ये वाज़े तौर पे लिखा है कि आप डी-सीट हो जाएंगे। ठीक है। अब जो जहां अबहाम है, जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजी है और जिसपे आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो 2-3 सवालात उठाए गए हैं। एक तो सवाल ये उठाया गया है कि क्या ये जो डी-सीट तो आप हो जाएंगे, लेकिन क्या आप मुस्तकबिल में मजीद इलेक्शन लड़ सकते हैं या आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ताहयात। एक तो ये सवाल उठाया गया है जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस भी दी और अटॉर्नी जनरल ने बहस भी की और बाकी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने काउंसिल ने भी बहस करनी है। और दूसरा सवाल ये उठाया गया है कि क्या वो जो वोट है
उसको वो काउंट होगा कि नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन में। ये दो अहम सवालात उठाए गए हैं जिसके ऊपर अदालत अभी देख रहा है। अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसके बाद ये नजर आता है कि अदालत सबसे पहले इसको देखना चाहती है कि क्या ये जो 63A है उसके तहत कितनी मुद्दत के लिए ये जो है डी सीटिंग होती है, या आप कितनी मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं। इस पे लग रहा था कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और कोर्ट ने कहा है कल अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करें। इसके बाद पीटीआई की तरफ से भी मैंने आर्ग्यू करना है और जो बाकी जमातें हैं उनकी तरफ से भी अपने अपने वकला जो है उन्होंने बहस इस पे आगे मजीद कर दी। ये एक तो ये फरमा दीजिए मुख्तसर, ये कितना तवालत अख्तियार कर सकती है समात। दूसरा ये है कि पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है कि क्या वोट काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब असल तो इर्तिकाब जुर्म से रोकना है, अगर जुर्म हो जाना है हमने नहीं रोकना तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, बाद में सज़ा होती रहे। तो आपका ज़ाती नुक्ता नज़र क्या है, कानूनी राय आपकी क्या है? जी देखें, पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम क्लीन पॉलिटिक्स चाहते हैं, हम साफ शफाफ सियासत चाहते हैं और उस साफ सियासत में एक बहुत अहम जो सतून है साफ सियासत का वो है कि आपकी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग, इसको रोका जाए। और हमने भी सपोर्ट करनी है, पीटीआई ने इस रेफरेंस में जो सवालात उठाए गए हैं उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब का जो मौक़िफ़ लिया गया है उनकी अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और यही कहेंगे कि ये जो सज़ा है ये सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि कल को ये ना डिफेक्शन हो या इसका जो एक मॉन्स्टर है, एक जो ये ईवल है उसको हम रोक सकें। इसी तरह हम काउंटिंग भी नहीं चाहेंगे कि तशरीह कुछ इस तरह हो कि इसमें काउंट ना हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये चूंकि सवालात ऐसे हैं जो कि आइन में साफ साफ नहीं लिखे हुए, ये एक बहस है, सवालात उठाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको आइन के रूह में और उसकी स्पिरिट में और जो कानून है और जो उसका जो वजह है जो कानून साजी की गई आर्टिकल 63A की, उसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी जो शिक्के हैं आइन की उनको देखते हुए कोई फैसला करेगी। जी, यानी आप चाहते हैं कि मेंबर वोट तो दे लेकिन उसका वोट काउंट ना हो। जी, ये मौक़िफ़ हमारा है पीटीआई का, चाहेंगे तो हम ये। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। एक और ब्रेक के बाद ये भी ज़रा जानते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो मुआहिदा हो रहा है उसके निकात क्या है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, एमक्यूएम की जानिब से इशारों में तो पहले भी बात की जाती रही, वो ये जाहिर करते रहे हैं कि वो अब पीटीआई हुकूमत के साथ शायद मज़ीद नहीं चलना चाहते। लेकिन जो मुआहिदा तय पा रहा है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, ये भी खैर कोई नई बात नहीं है, माजी में भी ये एक दूसरे के साथ रहे हैं। कराची में जो एमक्यूएम हकीकी है उसके जो रहनुमा हैं आफाक साहब, उन्होंने कल खूब तनकीद की है एमक्यूएम पाकिस्तान पे। दूररस नताइज क्या होंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अपनी सियासत को बूस्ट देगी या जवाल आएगा? देखिए, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो मिलाप है वो आग और पानी का मिलाप है, बल्कि आग और कपास का मिलाप है। वो एक नैरेटिव है देही सिंध का और एक नैरेटिव है शहरी सिंध का जो एमक्यूएम जिसको लेके चलती है जी। मसलन कोटा सिस्टम है। अब ये एक दूसरे की नफ़ी हैं। एमक्यूएम ये कहती है कि जी मेरिट पर मुलाजमतें मिलनी चाहिए, ये तनासुब जो है शहरी आबादी पार्टी को ना
50 साल पहले सूट करती थी ना आज सूट करती है। एमक्यूएम की तो बुनियाद ही यही थी ना। एमक्यूएम की बुनियाद ही ये थी। अब इसका क्या हल निकालेंगे? क्या जरदारी साहब कोटा सिस्टम ख़त्म कर देंगे और इजाज़त देंगे कि जनाब मुलाजमतें जो हैं, ख़ासतौर पुलिस की मुलाजमतें जो हैं वो मेरिट पे मिलना शुरू हो जाएं, तालीम की बुनियाद पर, अहलियत सलाहियत की ज़हानत की बुनियाद पर, या उसी कोटा सिस्टम के तहत जो देही इलाकों की पुलिस है वो गलत। ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्या कराची के जो वसाइल हैं उन पर एमक्यूएम को ये हक़ दिया जाएगा कि वो उसी तरह मामलात को चला सके जिस तरह मुशर्रफ के दौर में वो चलाते रहे या उससे पहले? लोकल बॉडी चेंज होगा। ये तो मुआहदे 3 दफ़ा पहले हो चुके ना जी। 3 दफ़ा एमक्यूएम इत्तेहादी रही है पीपल्स पार्टी जी। 3 दफ़ा वो इत्तेहादी रही है मुस्लिम लीग नून की। पहली दफ़ा इत्तेहादी है वो पीटीआई की। एक पार्टी जो पहली दफ़ा इत्तेहादी थी वो भी उनकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी और 3 दफ़ा वो नहीं हुई जी। तो एक पहलू है उसका। दूसरा ये है कि क्या इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम के बाज़ मुतालबात जायज़ हैं जिनको पूरा करना चाहिए था, लेकिन कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो रियासत से ताल्लुक़ है। तो जो काम खान साहब नहीं कर पाए वो जरदारी साहब कर लेंगे। क्या उनके दफातर खुल जाएंगे? उनके वो लोग जिनको वो गुमशुदा करार देते हैं, मिसिंग पर्सन करार देते हैं, वो वापस आ जाएंगे, जबकि रियासती इदारों का मौक़िफ़ उनके हवाले से कुछ और है जी। ये काफ़ी सवालात हैं। ठीक है इरशाद साहब, चौधरी साहब पहुँच गए इस्लामाबाद जी और ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए जो है वो गए हैं। एक ख़बर ये भी आ रही है, एक इत्तला है, ख़बर तो नहीं है खैर, कि इत्तेहादी, काफ़लीग, एमक्यूएम और एक कोई और इत्तेहादी ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इल्हाक़ ख़त्म करेंगे। अब काफ़लीग की बातों से, उनके बयानात से, अदाओं से क्या लग रहा है कि वो भी अपनी पोजीशन डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अब वो खैर बात कहेंगे खान साहब को? ये वैसे बज़ाहिर समझ नहीं आ रही है कि काफ़लीग क्यों ताख़ीर कर रही है। जब उनके मुज़ाकरात उनको वज़ारत आला की पेशकश हो गई, उनके बकौल मियां नवाज़ शरीफ साहब ने भी NOC दे दिया, जरदारी साहब ने ज़मानत दे दी, मौलाना साहब ने ज़मानत दे दी, तो वो ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब वो ये काम करने के लिए तैयार हैं जो अभी तक हमारी इत्तलात हैं। ताख़ीर की कोई वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन अब वक्त बहुत थोड़ा है। उनको ज़ाहिर बात है अगर तो अपोजिशन स्मार्ट मूव करती है, अपाहज करना है खान साहब को कि वो जलसे में इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे ना जाएं, कमज़ोर पोजीशन में जाएं, तो फिर ये फ़ैसला कल या परसों हो जाएगा। अगर ये कल और परसों नहीं जाता और ये मामला पीर तक, मंगल तक जाता है, क्योंकि एमक्यूएम के ये भी हम सुन रहे हैं कि ये आखिरी दिन हम अपने पत्ते शो करेंगे, ये भी कह रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि कोई और भी अंडर करंट चल रहा है, कुछ और मामलात भी हो रहे हैं जो अदम एतमाद की तहरीक के अलावा हैं। मिसाल के तौर पर ये मीडिएशन हो रही हो, कोशिश हो रही हो कि खान साहब अर्ली इलेक्शन पे मान जाएं जी और वो इसका ऐलान ख़ुद ही कर दें। और ये जो मामला हुआ है कि देखें, इस अदम एतमाद से एक दो चीज़ें जो ख़राबियाँ पैदा हुई हैं वो उसको भी मद्देनज़र रख रहे होंगे जो फ़ैसला साज हैं या मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं या इस्टेब्लिशमेंट है। एक तो ये तासुर बहरहाल पैदा हुआ है कि अमेरिका चूँकि नाराज़ है खान साहब से, यूरोप चूँकि नाराज़ है, इसलिए ये अदम एतमाद की तहरीक आई है जी। ये तासुर भी पैदा हुआ है कि कुछ बातें खान साहब जो थे नहीं मान रहे थे, तो उसकी वजह से ये नाराज़गी हुई है। कोई तकर्रुर के मामले, कोई तरक्की के मामले, कोई एक्सटेंशन के मामला, ये वो, तो उस तासुर से भी मामला कुछ ख़राब हुआ है। तो उस तासुर के साथ अगर ये खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है तो ये कोई मुनासिब नहीं है रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो उसका बेहतरीन हल यही है कि ये फरीक मिल बैठ के कोई लाहे अमल तैयार कर लें, विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए, कि वो आदमी एतमाद से बच जाएँ,
उनको अर्ली इलेक्शन मिल जाए तो ये मामला हो जाए। ठीक है। तो ताख़ीर, शायद ताख़ीर की वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, खान साहब अब जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है और उसमें जो उन्होंने टैगलाइन अपनाई है, बिलखुसूस 27 मार्च का जो जलसा है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए आप समझते हैं कि खान साहब ट्रूली, एक उनका पहले जो मदीना की रियासत का नैरेटिव था, उनके फॉलोअर्स ने, उनके चाहने वालों ने उसको बाय किया, आल्दो हुकूमत में आने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, खान साहब इसको इसी तरह जारी रख सकेंगे और ये जितना भारी भरकम काम है सियासत में इसका बोझ उठाना मुमकिन है? ये देखें, उससे कोई मुराद उनका वाकई ये नहीं है कि मुल्क के अंदर एक मुक़द्दस मुआशरा कायम करना उनका मकसद है। उनका ये, उनके नज़दीक अमर बिल मारूफ ये है कि मेरे साथ खड़े हो जाएं और नहीं मुनकर ये है कि अपोजिशन का साथ ना दें। वाज़े मतलब तो उनका यही है, क्योंकि ये पार्टी, ये अवाम, उनको 3.5 साल याद नहीं आया। देखें, तहरीक इंसाफ की हालत भी पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से या किसी दूसरी पार्टी से मुख्तलिफ नहीं है। हर चौथे दिन यानी ओहदे तब्दील हुए। अब तो इस वक्त तो इलेक्शन के बग़ैर ही नामजदगी पे काम चल रहा है। अगर खान साहब ने पहले दिन अपनी पार्टी को, अपने वर्कर को अहमियत दी होती और उसको हुकूमत के हवाले ना कर दिया होता, यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में वज़ीर आला एक ऐसा शख्स है जिसको वज़ारत आला के हल्फ उठाने तक ये भी नहीं पता था कि सूबे का सदर कौन है जी, और कौन लोग थे यहाँ जो खान साहब के साथ थे और जो खान साहब के ख़िलाफ़ थे। तो आप आज वर्कर की फिर भी हिम्मत है, दाद, काबिल दाद है तहरीक इंसाफ फिर भी खड़ा है, आज वो साथ खड़ा है खान साहब के। अब ये सोचना खान साहब का काम है कि वो जो कोताही हुई है उसका इज़ाला हुकूमत से बाहर आने के बाद किस तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।